हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो चैप्टर 2 है आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग, उसमें इलेक्ट्रिक हीटिंग वाले पार्ट के सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा पहले मैराथन क्लास में हमने यूडब्ल्यू का चैप्टर 1 जो इल्यूमिनेशन है उसमें सभी टॉपिक को कवर किया है, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। बस आपको एक बार वीडियो देखना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज के इस मैराथन क्लास में हम इलेक्ट्रिक हीटिंग के सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी आपको बताते चलेंगे। तो आप लोग इस मैराथन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ पाएँ। नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज के इस मैराथन क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है आप लोगों ने सुना होगा। इलेक्ट्रिक हीटिंग जैसे आप लोग घरों में प्रयोग किया होगा हीटर, जो कि इलेक्ट्रिक की सहायता से चलता है। उसमें एक स्प्रिंग टाइप का है या फिर हम कहें कि कॉइल लगा होता है। वो इलेक्ट्रिक की सहायता से काफ़ी ज़्यादा हीट होता है और हीट जब होता है तो उसका उपयोग हम खाना बनाने के लिए अन्य कई कामों में करते हैं। तो कहने का मतलब हम विद्युत धारा की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसी का उपयोग हम जैसे कि धातुओं को गलाना, धातुओं का कठोर बनाना। तो ये सब काम इंडस्ट्री में होता है। और घरेलू कार्य की बात करें अगर, तो घरों में जैसे खाना पकाने का काम, घरों को गर्म करने का काम या कपड़ा सुखाने का काम भी इलेक्ट्रिक हीटिंग की सहायता से होता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि इलेक्ट्रिक हीटिंग होता क्या है, तो इसका डिफिनेशन जो है कुछ इस प्रकार से होगा कि विद्युत तापन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और देखिए, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक दोनों ही जगह हीट की आवश्यकता होती है। इंडस्ट्रियल में धातु को पिघलाने के लिए वेल्डिंग आदि में इसका उपयोग करते हैं, तथा अगर डोमेस्टिक की बात करें तो उसमें कुकिंग में, खाना पकाने में, पानी को गर्म करने में आदि में इसका प्रयोग होता है। इन सभी कार्यों को इलेक्ट्रिक हीट के द्वारा किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग बहुत ही अच्छा है, इसका उपयोग कई जगह पर किया जाता है। अब देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। मतलब कि हीट को तो हम कई प्रकार से जनरेट कर सकते हैं। देखिए, आग को जलाते हैं तब भी हीट जनरेट होता है, तो कई प्रकार से हम हीट को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग का मतलब कि जब इलेक्ट्रिक का यूज़ करके हीट को जनरेट करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं, वो आपके एग्जाम में आ सकता है। और यह सिलेबस में दिया भी गया है कि एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर वो आपके सिलेबस से होगा, सिलेबस से एक भी आउट नहीं होगा। तो आपका जो टॉपिक है एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग के, मतलब कि विद्युत तापन के क्या लाभ होते हैं। देखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है इसके कई लाभ होते हैं जो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमने आपको बताए हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला नंबर है आपका कि इसका जो मेंटेनेंस होता है इसका लागत बहुत कम होता है। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा, जब भी एक बार इलेक्ट्रिक स्टोव या इलेक्ट्रिक हीटर हम ले लेते हैं तो उसमें मेंटेनेंस जल्दी वो खराब नहीं होता है पहली बार, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी वो काफ़ी कम आता है। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है अन्य की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। एफिशिएंसी का मतलब, जैसे आप किसी लकड़ी को जलाते हैं तब भी आपको हीट मिलता है, लेकिन उसमें वो सारा हीट ही नहीं मिलता, उसमें आपको उसमें राख भी मिलता है, जो कि इससे क्या होता है, इसका एफिशिएंसी कम हो जाता है, कि जो लकड़ी से हम हीट जनरेट करते हैं। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग में जितना हम इलेक्ट्रिक का मतलब लगभग 100% क्या होता है, हमको हीट प्राप्त हो जाता है। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है इसमें कि यह साफ-सुथरा होता है, इसलिए किसी प्रकार का इसमें धूल नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है बिल्कुल साफ-सुथरा होता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का जलाने पर कोई हीट के अलावा कोई अन्य चीज़ नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि अन्य हीटिंग प्रोसेस में, जैसे अगर लकड़ी जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, राख भी प्राप्त होता है, तो मतलब धूल भी होता है, उस धूल या हम से कहते हैं धुआँ भी प्राप्त होता है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग बिल्कुल साफ-सुथरा होता है, इसमें किसी भी प्रकार का धूल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें इसके ताप को हम नियंत्रित कर सकते हैं, मेन एडवांटेज यही। ये अभी आप इसमें आगे भी पढ़ेंगे कि इसको हम ताप को कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है इसके ताप को कंट्रोल करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं थर्मोस्टेट, ठीक है। तो थर्मोस्टेट के बारे में अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें ताप को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हमको 20 डिग्री का ताप टेम्परेचर चाहिए तो हम इसको 20 डिग्री कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक स्टोव में देखा होगा, वहाँ पर क्या होता है, कुकिंग के लिए अलग होता है और वहाँ पर प्लस माइनस का बटन भी दिया होता है, वहाँ से आप ताप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, उसमें एक ऐसे सिस्टम यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से हम ताप को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसमें जो आपका नेक्स्ट एडवांटेज, इसके रख-रखाव में अधिक ध्यान नहीं रखना पड़ता है। मतलब कि चाहे आपका वेदर किसी भी टाइप का हो, चाहे मतलब कि
बारिश हो या फिर कोई भी वेदर हो, उसमें रख-रखाव का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। जबकि जैसे अगर लकड़ी का यूज़ करते हैं तो उसका अधिक ध्यान रखना होता है, और भी मतलब कि जो भी हीट जनरेट करने के और भी जो तरीके हैं उसमें अधिक ध्यान रखना होता है। इसमें क्या होता है, अधिक ध्यान नहीं रखना पड़ता है। और इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम सेफ और रिलायबल होता है, और यह एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, यानी कि किसी प्रकार का प्रदूषण या एनवायरनमेंट में नहीं जनरेट करता है। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ की पॉइंट नोट किए हैं, तो आपके जैसे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अगर आपको ये याद नहीं होता है और अगर केवल एग्ज़ाम में आ जाता है 5 नंबर में, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग आप लिखिए, तो आप केवल अगर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो हो सकता है आपको पूरा नंबर ना मिले। इसलिए आपको हेडिंग बना के लिखना होगा, वो कैसे लिखेंगे आप हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए की पॉइंट हमने नोट कर लिया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले की पॉइंट है इसमें, एनर्जी एफिशिएंसी हेडिंग डालना होगा कि इसकी दक्षता काफ़ी हाई होती है, तो आप एनर्जी एफिशिएंसी करके हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर देखिए जो की पॉइंट है इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज ही है ये। क्या है? इलेक्ट्रिक हीटिंग के सारे एडवांटेज हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज क्या हैं? एनर्जी एफिशिएंसी होता है, कंट्रोल एंड प्रिसिशन होता है, सेफ्टी होता है इसमें, फिर ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन होता है, लो मेंटेनेंस होता है, फिर क्वाइट ऑपरेशन होता है, ठीक है? तो ये हेडिंग है, इस हेडिंग को याद करके आप इसके बारे में और अधिक लिख सकते हैं और आपको तब पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ सबको हम वन बाय वन करके समझा देते हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो आपका एनर्जी एफिशिएंसी है, इसका मतलब है कि इसकी दक्षता काफ़ी अधिक होती है। अन्य जो हीट को जनरेट करने का प्रोसेस होता है, उसकी अपेक्षा इसका दक्षता काफ़ी ज़्यादा होती है। लगभग ये इलेक्ट्रिक का 100% ही क्या करता है, वो हीट में जनरेट करता है। और दूसरा है कंट्रोल एंड प्रिसिशन, मतलब कि हम जितना चाहें उतना टेम्परेचर प्राप्त कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक हीटिंग को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये सेफ्टी, मतलब इसमें काफ़ी अधिक सुरक्षा होता है। किसी प्रकार का दुर्घटना की ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है आपका लो मेंटेनेंस, मतलब इसमें जो मेंटेनेंस संरक्षण होता है वो काफ़ी कम होता है। फिर ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन का मतलब है कि काफ़ी आसानी से इसको हम मतलब कि यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और अगला इसमें क्वाइट ऑपरेशन, मतलब कि ये जब चलता है, मतलब इलेक्ट्रिक हीटिंग जैसे आप लोग देखे होंगे हीटर वगैरह या फिर इलेक्ट्रिक स्टोव वगैरह, ये सब जब हम उसको ऑपरेट करते हैं, मतलब चलाते हैं, तो किसी प्रकार का शोर मतलब नॉइज़ जनरेट नहीं होता है, यानी कि क्वाइट ऑपरेशन होता है। हीटिंग मेथड क्या होता है, सॉरी। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक हीटिंग की कई विधियाँ होती हैं। पहला इसमें आपका है रेजिस्टेंस हीटिंग, यानी कि प्रतिरोध तापन। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं विद्युत ऊर्जा का उपयोग, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसका उपयोग हम किसी भी किसी भी डिवाइस में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हम विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके उसे प्रयोग करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रिक से लाइट चाहिए, तो जो कि आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक को हम लाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक को हम हीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक का यूज़ डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कन्वर्ट करके, पहले पहले चैप्टर में पढ़ा कि लाइट में कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ऊष्मा ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करके उसका यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है, वही हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला पॉइंट है इसमें, कि जब किसी भी प्रतिरोध R से I धारा होकर प्रवाहित होती है, तो इसमें कितना कितना जूल उसमें प्रवाहित होता है, उत्पन्न होता है I स्क्वायर R। तो इसको बता ही चुके हैं, जैसे आपका ये एक रेजिस्टेंस है और ये R है रेजिस्टेंस आपका, ठीक है? और इसमें करंट I प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें कितना जूल उसमें उत्पन्न होगा, I स्क्वायर R होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे लगभग जो आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड होता है वो काम करता है रेजिस्टेंस हीटिंग के केस में, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए प्रतिरोध तापन जो होता है, इसकी 2 विधियाँ होती है। पहला होता है आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड, और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। पहला होता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। आप देखेंगे कि जो प्रतिरोध तापन के जो 2 मेथड होते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस हीटिंग के 2 मेथड कौन-कौन से हैं? पहला होता है इसमें आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो देखिए नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, यानी कि इसमें हम जिस भी पदार्थ को गर्म करना चाहते हैं, जिस भी मटेरियल को हीट करना चाहते हैं, उसको हम तापन यानी कि डायरेक्ट हम उसके क्या करते हैं, हीट के संपर्क यानी कि ताप के संपर्क में उसको डायरेक्ट ले जाते हैं। तो बिल्कुल ईज़ी है ये। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस विधि में हम जिस भी पदार्थ को गर्म करना होता है, उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट ताप के संपर्क में ले जाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी देखिए यहाँ पर एक टर्म आता है चार्ज, तो जिस भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं या फिर हीट करते हैं, या जिस भी पदार्थ को हमको पिघलाना होता है, उसको हम बोलते हैं चार्ज। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जब इसमें जो चार्ज लैंग्वेज आएगा तो समझ जाना कि जिस भी मटेरियल को हम गर्म करेंगे उसी को बोलेंगे चार्ज। जो आपका चार्ज होता है उसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए काफ़ी हाई होना चाहिए। या अदर लैंग्वेज इसको हम बोल सकते हैं कि जो भी पदार्थ हम गर्म करते हैं या मटेरियल जो गर्म करते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस के रूप में लेते हैं, और इसी की थ्रू जो रेजिस्टेंस होता है उसी के थ्रू हम करंट को फ्लो कराते हैं, और जिससे क्या होता है, मटेरियल जो आपका होता है या फिर जो चार्ज होता है,
वह गर्म हो जाता है और आपका जो मटेरियल होता है वह पाउडर, पीस अथवा लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये डायग्राम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये डायग्राम जो है आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का ये डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको समझाएंगे कि आपका जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है वो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक फर्नेस दिख रहा होगा इस प्रकार से। यहाँ पर देख सकते हैं ये इस प्रकार का ये फर्नेस है और इसमें क्या है, हाई रेजिस्टेंस मटेरियल रखा गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पर छोटे छोटे दिख रहे हैं ये हाई रेजिस्टेंस मटेरियल हैं, इन्हीं को हमको क्या करना है, हीट करना है और या फिर गर्म करना है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, चार्ज बोलते हैं, ठीक है। देखिए अगर इसमें हम 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं तो 3 इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। अभी यहाँ पर इसमें 2 ही इलेक्ट्रोड का यूज किया गया है क्योंकि इसमें हम 3 फेज सप्लाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जो आपका इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड आप देख पा रहे होंगे, एक ये इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को यहाँ पर देख सकते हैं चार्ज में हम क्या किए हैं, डुबो दिए हैं। चार्ज में बोल सकते हैं इमर्ज्ड किए हैं, फिर हम चार्ज में इसको डुबो दिए हैं। तो इसलिए देखिए ये जो आपका ये आपका चार्ज है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सब सारे चार्ज हैं और ये इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड को हम डायरेक्ट चार्ज के संपर्क में लाए हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। क्योंकि जो आपका मटेरियल जो आप यम से मटेरियल जो आप मटेरियल को हीट करना चाहते हैं उसको हम डायरेक्ट क्या किए हैं, इलेक्ट्रोड के संपर्क में लाए हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। यानी कि जिसको गर्म करना है उसको हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में लाए हैं, यानी कि ताप के संपर्क में लाए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। इसके बाद जब हम इलेक्ट्रोड से सप्लाई को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज के अलोंग, ये जहाँ पर जो आपको चार्ज दिख रहा है, इस चार्ज के अलोंग जो होता है करंट फ्लो होने लगता है, और आई स्क्वायर आर लॉस होता है, इसमें आई स्क्वायर आर लॉस होता है, और इसी लॉस की वजह से इसमें जो आपका मटेरियल होता है, यानी कि जो आपका ये चार्ज होता है वो हीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड होता है वो वर्क करता है। आपको एक बार बिल्कुल अच्छे समझा देते हैं, रिपीट कर देते हैं एक बार। इसमें क्या होता है, इसमें एक चैम्बर होता है, ये चैम्बर आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक चैम्बर होता है, इस चैम्बर में चार्ज रखे गए होते हैं, ठीक है। ये चार्ज रखे गए होते हैं, इसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, 2 इलेक्ट्रोड होता है, ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये चार्ज से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, मतलब कि डायरेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड। इसके बाद देखिए जब हम जो इलेक्ट्रोड को जो सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, चार्ज के अलोंग जो होता है करंट को फ्लो होता है, और इसमें इस प्रकार से इसमें आई स्क्वायर आर लॉस हो जाता है, आई स्क्वायर आर लॉस इसमें होता है, और इस वजह से इसमें जो रखा मटेरियल होता है, यानी कि जो चार्ज होता है वो हीट हो जाता है। इसके बाद देखिए अब देखते हैं इसमें कि जो आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है उसके कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। तो जो आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है इसमें जो हम हीट जनरेट करते हैं, जो हीट को ऑब्टेन करते हैं, जो हीट हमको प्राप्त होता है वो यूनिफॉर्म होता है और बहुत ही उच्च होता है। यूनिफॉर्म का मतलब कि ये जो हम जो हीटिंग को जनरेट करते हैं वो एक समान होता है, मतलब कि वेरिएबल नहीं होता है। इसके बाद इसमें जो जिस भी मटेरियल को हम हीट करना चाहते हैं उसमें काफ़ी शॉर्ट समय लगता है, मतलब काफ़ी कम टाइम लगता है। क्यों कम टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जो भी मटेरियल को हम हीट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट ताप के संपर्क में होता है। अब ये डायरेक्ट ताप के संपर्क में होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी हाई होती है और इसका मेंटेनेंस जो होता है वो लो होता है। अब देखेंगे इसका डिसएडवांटेज कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के डिसएडवांटेज क्या है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 5 नंबर के, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में लिखना होगा। इसके डिसएडवांटेज क्या है, देखिए इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें हम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उन्हीं को हीट कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो जो मटेरियल को हम हीट करना चाहते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। और इसमें इसका डिसएडवांटेज एक ये है कि इसमें अगर हम चाहें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को, मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी मटेरियल को गर्म करें या 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करें तो ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें करंट वेरिएबल नहीं होता है, इसलिए हम इसमें जो भी ताप जनरेट होता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखिए ताप को हम कंट्रोल कैसे करते हैं वो आप अभी आगे पढ़ेंगे। ताप को कंट्रोल करने के लिए करंट का वेरिएबल होना आवश्यक है, और जो कि इसमें नहीं है, तो करंट वेरिएबल ना होने के कारण इसमें हम ताप को, इसके जो टेम्परेचर होता है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब आता है इसका एप्लीकेशन, ठीक है, कि इसका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है। तो इसका यूज़ सबसे पहले इसमें देखिए इसका यूज़ होता है साल्ट बाथ फर्नेस। साल्ट बाथ फर्नेस भी जो आपका फिर डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है।
इसके बाद होता है इलेक्ट्रोड बॉयलर, जो कि पानी गर्म करने के लिए हम इलेक्ट्रोड बॉयलर का यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होता है इसका। और इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका वाटर हीटर, तो वाटर हीटर में भी इसका यूज़ होता है। तो आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में पता चल गया होगा, जिसमें हम जिस भी पदार्थ को गर्म करना चाहें, अगर वो डायरेक्ट हीट के संपर्क में, ताप के संपर्क में आता है, तो उसको डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड बोलते हैं। अब देखते हैं हम इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड। तो देखिए, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो होता है, जिस भी पदार्थ को हमको गर्म करना होता है या हीट करना होता है, वो डायरेक्ट क्या होता है, ताप के संपर्क में नहीं आता है। मतलब अगर आपका ये देखिए, यहाँ पर समझिए, अगर आपका ये मटेरियल है, मान लीजिए ये कोई मटेरियल है और आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको हीट करना है, तो ये डायरेक्ट ताप के संपर्क में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर, जैसे हमने डायरेक्ट वाले में क्या किया था, इलेक्ट्रोड लाके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लाके डायरेक्ट इसके संपर्क में डाल दिया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें देखिए, आप एग्जांपल से समझिए, अभी आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक यहाँ पर टैंक है, ठीक है? मान लीजिए एक ये पानी का टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है? इसमें पानी भरा है और आपको इसको हीट करना है, मतलब कि मान लीजिए इसको आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करना है। आपको इसको डायरेक्ट ताप के संपर्क में नहीं लाना है, मतलब कि बिना हीट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाए इसको बिना आपको हीट करना है। तो आप इसको कैसे हीट करेंगे? इसको ऐसे हीट करेंगे, इसके अगल-बगल हम क्या करेंगे, कुछ हीटिंग एलिमेंट को लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा, जब ये इसके आसपास का जो एरिया है, वो जब हीट होगा, तो इसमें से हीट क्या होगा, ट्रांसफ़र होके जाएगा, यहाँ पर जो आपका वाटर टैंक में वाटर होगा, वो होगा, तो वो हीट हो जाएगा। तो यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि इसमें जो होता है, जो भी पदार्थ आप गर्म करना चाहते हैं, इसमें वो डायरेक्ट हीट के संपर्क में, ताप के संपर्क में नहीं आता है। इसका हम डेफिनेशन कैसे देंगे? देखिए देखिए, इस विधि में जिस पदार्थ को गर्म करना होता है, वह पदार्थ डायरेक्ट ताप के संपर्क में नहीं आता है। इसलिए इसे अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन विधि कहते हैं। ठीक है? आपने समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जिस भी पदार्थ को हमको गर्म करना होता है, वह डायरेक्ट हीटिंग एलिमेंट के संपर्क में नहीं होता है। गर्म किया जाने वाला पदार्थ हीट ट्रांसफर मेथड से गर्म होता है। हीट के ट्रांसफर की 3 विधियाँ होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चालन, संवहन, विकिरण। जैसे सूर्य का प्रकाश जो होता है, काफ़ी हीट होता है, तो वो डायरेक्ट हमारे पास नहीं आता, वो किस माध्यम से आता है हमारे पास? वो विकिरण माध्यम में हमारे पास पहुँचता है। तो ये सेम इसमें भी यही होता है कि इनडायरेक्ट में क्या होता है, ताप, जो भी पदार्थ को हम गर्म करना चाहते हैं, उसको डायरेक्ट ताप के संपर्क में नहीं लाते हैं। इन माध्यम से हमारा जो जो भी पदार्थ हम गर्म करना चाहते हैं, इन माध्यम से वो गर्म हो जाता है। या तो वो चालन विधि से होगा, या फिर संवहन से, या फिर विकिरण विधि से आपका जो मटेरियल होगा वो हीट होगा। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का डायग्राम है और बिल्कुल सेम यही डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाना है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है? देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें आपको एक हीटिंग चैम्बर दिख रहा होगा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है, ये क्या है, आपका हीटिंग चैम्बर है, ठीक है? हीटिंग चैम्बर में क्या किए, हमने सप्लाई दिया है और हीटिंग चैम्बर में क्या है, रेजिस्टेंस एलिमेंट लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे रेजिस्टेंस एलिमेंट लगा है। और ये जो रेजिस्टेंस एलिमेंट होते हैं, ये किसी मटेरियल के बनाए जाते हैं, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और ये मतलब कि 800-900, मतलब कि पदार्थ के हिसाब से होता है कि कितना टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। वो भी आपको आगे बताएँगे कि इसके लिए हम कौन-सा मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक हीटिंग चैम्बर होता है और हीटिंग चैम्बर में रेजिस्टेंस एलिमेंट लगा होता है। यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि ये हीटिंग चैम्बर है, ठीक है? इसके बाद देखिए, हीटिंग चैम्बर के बाहर देखिए, यहाँ पर इसमें देखिए क्या रखे गए हैं, ये चार्ज रखे गए हैं। इन्हीं चार्ज को हमको गर्म करना है। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो आपका ये चार्ज है, ये इसको आपको गर्म करना है। तो ये डायरेक्ट ताप के संपर्क में नहीं है, क्योंकि ये हीटिंग चैम्बर यहाँ से क्लोज यहाँ तक है, इसके बाहर रखा गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब ये हीटिंग चैम्बर हीट होगा, तो इसमें से ताप जो है ट्रांसफ़र होके जाएगा, किसमें जाएगा? ये आपका जो इसके बगल में रखा गया है, इसमें जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये प्रक्रिया जो होगी, संवहन या चालन द्वारा होगा। इस प्रकार से आपका जो चार्ज होगा वो गर्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ईज़ी है, आपका जो आपका इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है वो बिल्कुल ईज़ी है कि इसमें एक चैम्बर होता है, चैम्बर में आपके हीटिंग एलिमेंट होते हैं। हीटिंग एलिमेंट में आपका जो रेजिस्टेंस एलिमेंट होता है, वो किसी विशेष मटेरियल का बनाया जाता है, वो भी आपको आगे बताएँगे। और इसके बाहर आप इसके बाहर जो है आपके चार्ज रखे होते हैं और ये चार्ज जो होते हैं, जब ये आपका जिसमें से सप्लाई जब देते हैं यहाँ पर, तो इसमें भी क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है। आई स्क्वायर आर लॉस की वजह से इसमें हीट जनरेट हो जाता है। और जब ये चैम्बर जब आपका हीट होता है, तो इसमें अगल-बगल जो इसके बगल में जो चार्ज रखे हुए हैं, वो चार्ज भी क्या होते हैं, हीट हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग जो है वर्क करता है, और ये पूरा डायग्राम आपको एग्जाम में बनाकर एक्सप्लेन कर देना है। और यहाँ पर देखिए हमने उसी चीज़ को लिखा भी है ताकि आप लोग अपने नोट्स में लिख पाएँ। देखिए जब हम सप्लाई की सहायता से प्रतिरोध में धारा को प्रवाहित करते हैं तो जूल के नियम से उसमें I स्क्वायर R हानि होता है, जिससे क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा की वजह से जो चैम्बर होता है वो हीट हो जाता है, और हीट ट्रांसफर विधि से क्या होता है, बगल में रखा पदार्थ यानी कि जो आपके साइड में यहाँ पर चार्ज रखा गया था वो चार्ज भी क्या होता है, हीट हो जाता है। अब देखते हैं हम कि जो हमने यहाँ पर अभी आपको डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने हीटिंग एलिमेंट लिया था, वो हीटिंग एलिमेंट किस मटेरियल का बना होता है ये डिपेंड करता है कि आप कितना ताप को सस्टेन करने के लिए वर्क में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मटेरियल फॉर हीटिंग एलिमेंट, तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस से हीटिंग एलिमेंट लिए थे वो किस मटेरियल का बना होता है। देखिए वो नाइक्रोम का, इसमें हम नाइक्रोम प्लस क्रोमियम का यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, 1150 डिग्री ताप को सहन कर सकता है। इसके अलावा निकिल क्रोमियम आयरन का यूज़ करते हैं जो कि 950 डिग्री ताप को सस्टेन कर सकता है। निकिल कॉपर का प्रयोग करते हैं जो कि 400 डिग्री ताप को सहन कर सकता है। कहने का मतलब जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और एक अधिक ताप को क्या करता है, सस्टेन कर सकता है। इसके बाद आता है इसका एडवांटेज की इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग जो है, इसके कौन-कौन से एडवांटेज हैं। देखिए हीटिंग के लिए प्राप्त इसमें जो हम इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, इसमें भी जो हम टेम्परेचर को हम जो टेम्परेचर ऑब्टेन करते हैं, जो टेम्परेचर मिलता है हमको, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म यानी कि एक समान होता है, वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, और इसमें करंट क्या होता है, वेरी हो सकता है, मतलब करंट चेंज हो सकता है, करंट को वेरी करा सकते हैं। इसलिए इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल या फिर हम कह सकते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। और डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या था, केवल हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल का यूज़ कर सकते थे। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सभी प्रकार के मटेरियल के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किसी प्रकार का मटेरियल हो अगर इसको हमको हीट करना है तो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसका डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता था, कोई भी पदार्थ गर्म करना हो डायरेक्ट ताप के संपर्क में ले जाते थे तो उसमें कम टाइम लगता था, जल्दी हीट हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी पदार्थ को अगर हम हीट करना चाहते हैं तो उसमें लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड रिक्वायर्ड होता है, और इसमें क्या होता है, किसी किसी केसेस में विस्फोट का खतरा होता है, नहीं काफ़ी डेंजरस भी होता है। अब बात आता है इसका एप्लीकेशन का। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। देखिए जो आपका इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, इसका कई सारे इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ यहाँ पर इस प्रकार है, पहला है आपका अनिलिंग, दूसरा है ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, यानी कि सोल्डरिंग के लिए, अनिली कलर के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हीट ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं, जो ग्लास बनता है ग्लास के मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ होता है। इसके बाद है आपका पॉलीमर प्रोसेसिंग, तो पॉलीमर प्रोसेसिंग में भी इसका यूज होता है। और मेन बात है यहाँ इसमें इसका सबसे मेन एडवांटेज यही है कि इसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जहाँ पर हमको सटीक यानी कि प्रिसाइज और कंट्रोल टाइप का अगर हीटिंग की रिक्वायर्ड है तो वहाँ पर हम इस विधि का उपयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया। इसमें आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक ओवन। ठीक है, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक हीटिंग जो अभी आपने पढ़ा उसका ही एक अप्लायंसेस है, मतलब कि एक उदाहरण है इसका कि हम इलेक्ट्रिक ओवन में क्या करते हैं, इसमें भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करते हैं हीट को जनरेट करने के लिए। तो आप लोगों ने अपने घरों में इलेक्ट्रिक ओवन ज़रूर देखा होगा या किसी शॉप पर देखा होगा। इलेक्ट्रिक ओवन का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक ओवन होता क्या है पहले, इसके बाद इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक ओवन जो होता है एक बहुत ही पॉपुलर डिवाइस होता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार का आपका इलेक्ट्रिक ओवन दिखता है। इसमें काफ़ी सारे फीचर होते हैं, जैसे कि अगर आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, टाइमर सेट करना है, तो सब कुछ इसमें फीचर होता है। और ये भी बेसिकली इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग पर काम करता है। मतलब इसमें तो आप लोग देख कर ही समझ सकते हैं, इसमें जिस भी मटेरियल को यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पदार्थ रखा गया है, खाद्य पदार्थ रखा गया है हीट होने के लिए, डायरेक्ट ताप के संपर्क में नहीं आता है। यहाँ पर इसके अगल बगल का आप जो बॉडी देख रहे हैं, इसमें किसी भी स्थान पर हम हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं, और वो जब हीटिंग एलिमेंट में क्या होता है, हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग एलिमेंट में क्या होता है, ताप उत्पन्न हो जाता है, और वो ताप क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, जो भी आप मटेरियल मतलब खाद्य पदार्थ रखे होते हैं गर्म होने के लिए, उसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक ओवन होता है वो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग पर काम करता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप एग्जाम में आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का एक अप्लायंसेस है, तो एग्जाम में आ सकता है इलेक्ट्रिक ओवन क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यही हमको यहाँ पर पढ़ना है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रिक ओवन जो होता है बहुत ही पॉपुलर डिवाइस होता है, जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए या फिर मिट्टी के बर्तन को पकाना हुआ, इस प्रकार के बहुत सारे कार्य होते हैं जहाँ पर हमको हीटिंग की आवश्यकता होती है इनडायरेक्ट रूप में। तो इस प्रकार का हम वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। हमने बताया आपको यह अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि यह इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग पर कार्य करता है। तो जाहिर सी बात है अगर यह इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग पर कार्य कर रहा है तो इसमें करंट वेरिएबल होगा, और जब करंट वेरिएबल होगा तो इसमें हम इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। देखिए इसमें ताप को उत्पन्न करने के लिए उच्च प्रतिरोधकता मतलब कि ऐसे हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं जिसका रजिस्टिविटी काफ़ी हाई हो, और ये जो होता है हीटिंग एलिमेंट होता है ये तार अथवा पत्ती के रूप में होता है। इन ओवंस में लगने वाला एलिमेंट ताप पर निर्भर करता है। कहने का मतलब देखे होंगे आप लोग, इसमें जो हीटिंग एलिमेंट यूज होता है, आप लोग कभी इसको खोले होंगे तो देखे होंगे या फिर गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। हीटिंग एलिमेंट इसमें देखिए इसे मतलब देखिए इसे पत्ती के रूप में होता है या फिर ऐसे वायर के रूप में होता है, ऐसे करके हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। और जब इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो यही क्या होता है, हीट होता है। अब यहाँ पर जो हम हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं वो इस बेस पर यूज़ किया जाता है कि हमको कितना टेम्परेचर चाहिए। मतलब कि अच्छा एलिमेंट भी यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है और उसका रजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो मतलब कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का हीटिंग एलिमेंट यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक ओवंस होते हैं उसमें हम कौन से हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं। इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे कि हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक ओवन होता है, इसका कार्य सिद्धांत, अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो यह क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को, सिंपली इसका कार्य सिद्धांत है बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। इलेक्ट्रिक ओवन में क्या होते हैं, एक या एक से अधिक हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं जो आमतौर पर क्या होता है, नाइक्रोम। देखिए आपको बताते हैं जितने भी अधिकतर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसमें नाइक्रोम का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम एक आइडल माना जाता है मतलब कि हीटिंग एलिमेंट के लिए भी आप आगे आपको बताएंगे। अगला टॉपिक आपका यही है कि नाइक्रोम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्यों नाइक्रोम का ही ज़्यादा अधिक यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक ओवन में भी हम नाइक्रोम तार जैसी प्रतिरोधक धातु से बने होते हैं, इनका यूज़ करते हैं। जब हीटिंग, अब ये काम कैसे करता है, जब हीटिंग एलिमेंट के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो हीट को जनरेट करने का रीज़न होता है, कारण होता है। मतलब कि जो आपका हीटिंग एलिमेंट हो गया, जैसे यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसी रेजिस्टेंस की वजह से इसमें क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। यानी कि अगर इसमें हम धारा आई प्रवाहित करते हैं तो इसमें कितना उष्मा उत्पन्न होगा, आई स्क्वायर आर उष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है। तो यार आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल का मतलब कि हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक ओवन में। तो देखिए अगर हमको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए तो हम नाइक्रोम का यूज़ करते हैं। जनरली जो घरों में इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ होता है उसमें नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है। और अगर हमको 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को सस्टेन कराना है तो यहाँ पर हम प्लेटिनम का यूज़ करेंगे, और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम ग्रेफाइट मटेरियल का यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट के लिए। और देखिए इन ओवंस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनके ताप को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो आप ओवन देख रहे हैं इसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हम अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप चाहते हैं तो हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कोई भी अपना खाद्य पदार्थ उसको हीट कर सकते हैं। 100 चाहते हैं तो 100। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 3 ऐसे करके दिया गया है। ये सभी क्या है, ये यहाँ पर फीचर है कि हम टेम्परेचर को सेट भी कर सकते हैं और टेम्परेचर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने अभी पहले आपको क्या बताया था कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में करंट वेरिएबल होता है, तो इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अभी आप लोगों को बताया, ये इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग पर कार्य करता है। तो इसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक ओवन का, कि इलेक्ट्रिक ओवन क्या होता है। अब देखिए आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग मटेरियल। इसका हिंदी मतलब देखिए, जो यहाँ पर लैंग्वेज हम जो हीटिंग होता है वो हिंदी में नहीं बताते हैं। क्यों? देखिए क्योंकि
ये अभी से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आगे चल के जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़, आप रेजिस्टेंस हीटिंग मटेरियल का हिंदी अगर खोजने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा पढ़ने में। तो अभी से समझ के चलिए, अपने मन में हिंदी समझ लीजिए, बाकी हिंदी लिखिए मत, आप इंग्लिश लिखेंगे तो ही सही रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग मटेरियल, यानी कि जो हीटिंग मटेरियल होते हैं, वो जो रेजिस्टेंस हीटिंग मटेरियल होते हैं उनके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे कि हमने जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक इलेक्ट्रिक ओवन है और इसमें हमने यूज़ किया है इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस हीटिंग मटेरियल, रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट यूज़ किया है, तो ये किस मटेरियल का बना होगा, मतलब किस पदार्थ का बना होगा, ये हम देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, विद्युत हीटर हो गया, इन सभी में हम क्या करते हैं, अगर हमको ताप चाहिए, ताप को जनरेट करने के लिए हम हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं। बिना हीटिंग एलिमेंट के हम ताप को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हम हीटिंग एलिमेंट यूज़ करेंगे वो एक अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। देखिए कहते हैं ना कि जब कभी आप फैन लेने जाते हैं तो बोलते हैं कॉपर वायर का दीजिएगा, क्योंकि कॉपर का क्या है, कॉपर सबसे अच्छा माना जाता है। कॉपर की बाइंडिंग जब जिस भी फैन में की जाती है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे वो इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, तो इन सबको जब परचेस करने जाते हैं तो ये बोलते हैं कि जो हीटिंग एलिमेंट जो यूज होगा इसमें वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो इसी प्रकार से कैसे हम समझेंगे कि ये अच्छी क्वालिटी का है, क्या उसके क्राइटेरिया होता है, ये यहाँ पर आपको देखना है। तो देखिए जो भी हीटिंग एलिमेंट हम यूज़ करते हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि ताप बढ़ने पर वो जल्दी से पिघल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हीटिंग एलिमेंट का क्वालिटी ख़राब होगा तो फिर वो ताप बढ़ने पर जल्दी से पिघल जाएगा। हीटिंग एलिमेंट का परफॉर्मेंस जो होता है उसका लाइफ इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया गया है। अतः हीटिंग एलिमेंट के लिए प्रयुक्त सामग्री निम्नलिखित होने चाहिए। मतलब कि जो भी हीटिंग एलिमेंट हम यूज़ करेंगे उस मटेरियल में निम्न प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग ये नोट्स में अपने नोट करते चलिए जितना बताते हैं। देखिए हमारा जो लेक्चर होता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट का होता है, बस आपको 20-25 मिनट ध्यान से देखना है 2 टॉपिक, और ऐसे पढ़ते चलेंगे तो आपका जब तक जुलाई तक एग्जाम होगा आपका यूडब्ल्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट्स बनाते चलिए और जो चीज़ें यहाँ पर समझा रहे हैं उसको भी समझते चलिए। बाकी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में भी नोट्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो समझा रहे हैं वो समझ लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि हमने बताया कि हीटिंग एलिमेंट हम जो यूज़ करते हैं उसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो भी हम हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं उसके जो मटेरियल होता है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो काफ़ी हाई होना चाहिए। इसके बाद वह इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अच्छा उसका विशिष्ट प्रतिरोध काफ़ी अच्छा है, तापमान गुणांक भी कम है, सब प्रॉपर्टीज अच्छा है, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो उसको हम अफोर्ड भी न कर पाएँ। तो इकोनॉमिकल मतलब प्राइस भी ठीक ठाक होना चाहिए। इसके बाद है प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ का तापमान गुणांक, जो इसका जो तापमान गुणांक होता है वो कम होना चाहिए। इसके बाद है फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, यानी कि यह ऑक्सीकरण से मुक्त होना चाहिए। यानी कि जैसे ऑक्सीकरण से मुक्त होना का मतलब है, जैसे आप लोग टंगस्टन देखे, जैसे आप इलेक्ट्रिक बल्ब 100 वाट वाला इलेक्ट्रिक बल्ब देखे होंगे, तो वो क्या होता है उसमें जो टंगस्टन का यूज़ करते हैं वो वो ऑक्सीकरण से मुक्त होता है। क्योंकि देखिए जब भी अगर ऑक्सीकरण से मुक्त होगा तो तापमान अगर हम बढ़ाते हैं तो जो भी पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, मतलब कि तापमान बढ़ाने पर जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे उसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, अन्यथा क्या होता है उस मटेरियल के ऊपर एक ऑक्सीडेंट लेयर बन जाता है, मतलब कि ऑक्सीकृत परत बन जाता है और उसकी लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब कि उसका यांत्रिक शक्ति जो होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए। और प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ में उच्च यांत्रिक शक्ति भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट है इसमें नॉन कोरोसिव, मतलब कि प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ का अगर वह इन्वायरमेंट से उसका कांटेक्ट होता है तो उसका क्षरण नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ का कीमत बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, आपको बता चुके हैं। तो काफ़ी इजी है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो। कंपटीशन एग्जाम में इससे MCQs आते हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हीटिंग मटेरियल के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो यहाँ आपको देखिए हेडिंग बनाकर बहुत थोड़ा लिखे, लेकिन आप और अधिक भी लिख सकते हैं इसमें अच्छे से। ठीक है, अब देखिए हीटिंग एलिमेंट के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। अभी हमने क्या जाना, जैसे अगर हम नाइक्रोम यूज़ करेंगे
ठीक है। अगर जैसे हम हीटिंग एलिमेंट के लिए जो मटेरियल यूज करेंगे, नाइक्रोम यूज करेंगे, तो नाइक्रोम में क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए ये अभी तक हमने देखा। लेकिन अब कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, उसका नाम और उसका में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं ये देखेंगे। देखिए जनरली जो हीटिंग मटेरियल के लिए हम इन्हीं पदार्थ का उपयोग करते हैं। यहाँ पर 5 हीटिंग मटेरियल के नाम बताए हैं और उनके बारे में डिटेल में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए नाइक्रोम है। तो हमने बताया सबसे अधिक नाइक्रोम का ही यूज किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, यह निकेल और क्रोमियम का जो होता है मिश्र धातु होता है। आज से याद कर लीजिए, एग्जाम में कभी भी आए, नाइक्रोम जो होता है निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है और हीटिंग तत्वों के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। जो आप लोग जो घरों में इलेक्ट्रिक हीटर देखते हैं ना, वो उसमें नाइक्रोम का ही यूज किया जाता है। और जो हीटिंग तत्व, हीटिंग एलिमेंट है, उसको बनाने के लिए नाइक्रोम को सबसे अच्छा और आइडियल मटेरियल माना जाता है। अब इसके बाद देखिए इसमें आपका जो नेक्स्ट है, इसके बाद इसमें जो आपका नेक्स्ट है कांथाल। कांथाल जो होता है वो इसको ये किसका मिश्रण होता है, यह आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम, ये तीनों मटेरियल का ये मिश्रण होता है। और इसे हम नाइक्रोम के अल्टरनेटिव के तौर पर प्रयोग करते हैं। मतलब कि अगर नाइक्रोम का यूज नहीं करते हैं तो कांथाल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो नाइक्रोम की प्रॉपर्टीज होती है वो कांथाल के प्रॉपर्टीज से लगभग मिलती जुलती है, इसलिए हम नाइक्रोम के अल्टरनेटिव के तौर पर कांथाल का भी यूज करते हैं। इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट है आपका टंगस्टन। तो टंगस्टन आपने देखा होगा, टंगस्टन का यूज काफी ज्यादा किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। तो देखिए तीसरा आपका टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, मतलब कि ये तापमान काफी ज्यादा हो जाएगा तब भी ये पिघलता नहीं है। मतलब कि जो इसे उच्च ताप अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए आदर्श बनाती है। मतलब कि टंगस्टन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पर हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं। और सबसे अधिक इसका उपयोग करते हैं इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरीज में किया जाता है। अब नेक्स्ट इसमें मॉलिब्डेनम। देखिए इसमें नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम डिसिल्साइड। तो इसका फार्मूला होता है MoSi2। ठीक है, तो यह क्या होता है, एक सिरेमिक मटेरियल होता है। इसका उपयोग हम हाई टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर के वाले एप्लीकेशंस में इसका यूज़ करते हैं। इसके पास क्या होता है, एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। यह एक अच्छा ऑक्सीकरण प्रतिरोध है और इसका प्रयोग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के तापमान पर इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 4th नंबर पे आपका है सिलिकॉन कार्बाइड। इसका फार्मूला होता है SiC। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है ये भी एक सिरेमिक्स मटेरियल होता है। इसका भी यूज़ हम हाई टेम्परेचर वाले जहाँ पर एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और यह काफ़ी अच्छा तापीय चालकता होता है। और इसका टेम्परेचर है, ये कितना टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है, सहन कर सकता है, 1600 डिग्री तक के तापमान पर इसका यूज़ हम कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हीटिंग एलिमेंट के लिए जो भी मटेरियल को हम चुनते हैं, जो भी मटेरियल का सिलेक्ट करते हैं, उसका वो किस बेस पे करते हैं कि इसका टेम्परेचर रेंज कितना होगा और इसका लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल कितना होगा। ये सभी चीज़ें मतलब कि सभी चीज़ों को देखकर इसका हम सिलेक्शन करते हैं। उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए, अच्छा ऑक्सीकरण प्रतिरोध होना चाहिए और सामर्थ्य का संयोजन के कारण नाइक्रोम का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम देखते हैं इसमें कि आपका जो थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट होता क्या है। देखिए सबसे पहले जो थर्मोस्टेट वर्ड है, इसको आप लोग थर्मामीटर मत समझ लेना। थर्मो का मतलब होता है हीट और स्टेटोस, ये थर्मोस्टेट जो है ये मतलब कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला इसमें होता है आपका कि थर्मो, ठीक है, पहला होता है इसमें थर्मो का मतलब होता है हीट यानी कि गर्मी, और दूसरा होता है स्टेटोस मतलब होता है कि मतलब कि एक ठहराव, मतलब कि जैसे है वो उसको पहले जैसा कर देना। ठीक है, तो इसका क्या संबंध है इसकी यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी होता क्या है, आप पहले एक एग्जांपल इसको समझाते हैं। देखिए गर्मी के मौसम में क्या होता है, बहुत अधिक गर्मी लगता है, तब हमको एयर कंडीशनर यानी कि AC की आवश्यकता होती है। और ठंडी के मौसम में हमको ठंडी के मौसम में ठंडी लगता है तो हमको क्या हीटर की आवश्यकता होती है, जो स्पेस हीटर होता है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसी पर आधारित होता है आपका थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट करता क्या है कि जैसे आपको कोई भी थर्मोस्टेट हम किसी भी डिवाइस में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि डोमेस्टिक वाटर हीटर, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, तो उसमें बताया था जो आपका डोमेस्टिक वाटर हीटर होता है उसमें भी थर्मोस्टेट का यूज़ किया जाता है। थर्मोस्टेट जो होता है बेसिकली करता क्या है, ये जो है
इसमें क्या होता है थर्मोस्टेट में, जिस भी टेम्परेचर को, अगर मान लीजिए कोई डिवाइस है उससे हम चाहते हैं कि ये 35 डिग्री तक हमको इससे टेम्परेचर चाहिए, इसके ऊपर ये जो मटेरियल है वो हीट नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम थर्मोस्टेट की सहायता से हम 35 डिग्री टेम्परेचर सेट कर देंगे। और जैसे ही 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, थर्मोस्टेट क्या करेगा, आपके डिवाइस को ऑफ कर देगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से भी आप सेट करेंगे उसी प्रकार से यह वर्क करेगा। ठीक है, मतलब ये टेम्परेचर के क्या होता है, सेंसेशनल होता है, मतलब कि संवेदनशील होता है। तो इसको डिफाइन हम किस प्रकार से करेंगे कि थर्मोस्टेट जो है कंट्रोल सर्किट एक ऐसी डिवाइस होती है जो ताप के प्रति संवेदनशील होती है, और किसी भी हीटिंग अप्लायंसेस का मतलब इलेक्ट्रिक बॉयलर हो गया, और इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, और जो भी हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो थर्मोस्टेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। थर्मोस्टेट कुछ नहीं है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम ताप को जिस ताप पर हम उसको सेट कर देते हैं, उस ताप पर यह ऑटोमेटिक सर्किट को क्या कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जैसे आप लोग एयर कंडीशनिंग मतलब एसी देखे होंगे। एसी में क्या होता है कि हम जिस ताप पर उसको मतलब कि एक बार उसको रिमोट से सेट कर देते हैं, उस ताप पर वह जाता है, उसके ऊपर टेम्परेचर उसका नहीं होता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, थर्मोस्टेट के वजह से ही पॉसिबल होता है। ठीक है, थर्मोस्टेट को हम देखिए जिस ताप पर सेट कर देते हैं उस ताप पर यह ऑटोमेटिक सर्किट को स्विच ऑफ कर देता है। यहाँ पर एक एयर कंडीशनिंग का जो डायग्राम है दिखाया गया है डिजिटल में, कि इतना 70 फ़ारेनहाइट पर इसको सेट किया गया है, तो 70 फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाएगा। और जैसे 70 फ़ारेनहाइट हो जाता है, यह क्या करेगा, थर्मोस्टेट एक सिग्नल भेजेगा आउटपुट डिवाइस को, और वो क्या करेगा, आपका जो डिवाइस होगा उसको ऑफ कर देगा। ठीक है, अगर इसका डेफिनेशन आप कुछ इस प्रकार देना चाहते हैं, थर्मोस्टेट क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कंट्रोल करता है टेम्परेचर को। ठीक है, वो किसी भी मशीन हो गया, आपके घर में कोई भी डिवाइस लगा हो, वहाँ के टेम्परेचर को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। आपको जिस प्रकार से भी आवश्यकता होती है उस प्रकार से आप इसमें सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्मोस्टेट कंट्रोल जो है एक सर्किट होता है जिसका उपयोग किसी स्पेस या डिवाइस के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें देखिए आमतौर पर एक टेम्परेचर सेंसर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और यही आपको एग्जाम में लिखना है कि यह वर्क कैसे करता है। थर्मोस्टेट में आपको बता दिया कि एक कंट्रोल क्या करता है, टेम्परेचर किसी भी हाउस या मशीन या स्पेस के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें होता क्या क्या है, तो एक इसमें क्या होता है, एक इसमें टेम्परेचर सेंसर होता है, एक कंट्रोल यूनिट और एक आउटपुट डिवाइस जो होता है एक थर्मोस्टेट में इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें शामिल होता है। तो आपके मन में अब क्वेश्चन आ गया कि टेम्परेचर सेंसर का काम है थर्मोस्टेट में। तो देखिए जो आपका इसमें थर्मोस्टेट होता है उसमें टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, टेम्परेचर सेंसर का प्रयोग हम कोई भी डिवाइस जिसमें आप यूज़ किए हैं थर्मोस्टेट, उसके टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए हम टेम्परेचर सेंसर का यूज़ करते हैं। अब देखिए टेम्परेचर सेंसर का तो यूज़ कर लिए, इसके बाद इसमें कंट्रोल यूनिट होता है एक। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तब इस तापमान की तुलना, मतलब कि जो भी डिवाइस का टेम्परेचर है उसकी तुलना जो यूजर, मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक डिवाइस है। ठीक है, ये एक डिवाइस है, इसमें हमको चाहिए, हम इसमें सेट कर देते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर देते हैं। तब इस डिवाइस का टेम्परेचर जैसे ही 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यह क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट के एक सिग्नल भेजेगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट ये बताता है, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, मतलब कि कंपेयर करेगा, जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड हमने सेट किया है, अभी ये 30 पर पहुंचा है। ठीक है, तो जैसे ही 50 पर पहुंच जाएगा तभी क्या करेगा, ये मतलब कि ये क्या कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि आपका जो डिवाइस है उसको ऑन या ऑफ रखना है कि नहीं। अगर आपने 50 पे सेट किया है तो 50 पे पहुंचते ही आपके डिवाइस को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का बेसिकली यही कार्य होता है कि कंट्रोल करता है। देखिए कंट्रोल यूनिट तब इस तापमान की तुलना यूजर द्वारा पहले से सेट टेम्परेचर से करता है और डिसाइड करता है कि आउटपुट डिवाइस को ऑन या ऑफ रखना है कि नहीं। अब इसमें देखिए आउटपुट डिवाइस आ गया, तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, देखिए आउटपुट डिवाइस जो होता है एक हीटिंग या फिर कूलिंग सिस्टम होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो आपका थर्मोस्टेट है, ऐसा नहीं है कि वो केवल मतलब कि हीट को ही, मतलब कि हीट के टेम्परेचर को ही कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं है, कूलिंग के टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करता है। आप लोगों ने फ्रिज देखा होगा, फ्रिज में भी क्या होता है, थर्मोस्टेट ही लगा होता है।
ऐसा नहीं, फ्रिज ऐसा नहीं कि फ्रिज अगर पूरे दिन चलता रहता है तो हमेशा मतलब कि ठंडा ही होता रहता है। उसमें एक एक मतलब कि कुछ तापमान सेट किया जाता है, इसके ऊपर नहीं होगा। उसके बाद वो बंद हो जाता है, फिर जैसे टेम्परेचर फ्रिज का कम होता है और फिर से क्या होता है, वो डिवाइस को ऑन कर देता है। तो बेसिकली थर्मोस्टेट यही करता है। और आउटपुट डिवाइस उसमें क्या होगा, आपका फ्रिज होगा। तो आउटपुट डिवाइस ऐसा नहीं है कि हीटिंग मटेरियल ही, मतलब कि हीटिंग डिवाइस हो सकता है, हीटिंग या फिर कूलिंग दोनों ही हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फर्नेस हो गया, आपका एयर कंडीशनिंग हो गया, हीट पंप हो गया, तो ये सब हो गया। ठीक है, फिर कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट डिटरमाइन निर्धारित कर देता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने या कम करने की आवश्यकता है, तो या आउटपुट डिवाइस को ऑन या ऑफ करने के लिए एक संकेत भेजता है। फ्रिज, आपका जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर जिसे बोलते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे इसमें क्या होता है, एक निश्चित टेम्परेचर जो सेट किया हुआ टेम्परेचर होता है उसे पहुंचता है, आपका रेफ्रिजरेटर ऑफ हो जाता है। और जैसे ही कुछ समय बाद, 1 घंटे 2 घंटे बाद रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, वैसे ही क्या करता है, थर्मोस्टेट आपके डिवाइस यानी कि रेफ्रिजरेटर को ऑन कर देता है। ठीक है, अब देखिए, जो थर्मोस्टेट में जो हम मतलब कि टेम्परेचर सेट करते हैं या फिर जो भी हमको आउटपुट मिलता है कि दिखता है कि हाँ इतना टेम्परेचर हो गया इसका, तो ये क्या होते हैं, थर्मोस्टेट का जो कंट्रोल सर्किट होता है ये एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। एनालॉग सर्किट में क्या होगा, जितना भी हमको तापमान चाहिए होगा उसको सेट करने के लिए हम डायलर का यूज़ करेंगे, स्लाइडर का यूज़ करेंगे। लेकिन जबकि जो डिजिटल सर्किट होता है उसमें तापमान सेट करने के लिए बटन्स होते हैं उसमें, तो डिजिटल डिस्प्ले का ही उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इसमें डिजिटल सिग्नल है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ डिजिटल रूप में दिखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, थर्मोस्टेट कुछ नहीं होता। थर्मोस्टेट क्या होता है, एक टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस होता है, मतलब कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और किस बेस पर कंट्रोल करता है, जैसे भी आपकी आवश्यकता होती है उस हिसाब से टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डोमेस्टिक वाटर हीटर क्या होता है। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन देखेंगे। ये टॉपिक को जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है डोमेस्टिक वाटर हीटर, मतलब कि हम घरेलू पर्पज़ के लिए इसे यूज़ करते हैं, यानी कि पानी को गर्म करने के लिए। सर्दियों के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा गर्म पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम एक रॉड टाइप का, जिसे हम उसका नाम अभी आपको आगे बताएंगे, एक रॉड टाइप का हीटर होता है, इसको पानी में हम इमर्स करके, मतलब डुबो कर पानी को गर्म करते हैं। इसके अलावा भी कई हीटिंग अप्लाइंसेस होते हैं जिसका यूज़ करते हैं हम पानी को गर्म करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जो आपका डोमेस्टिक वाटर हीटर होता है, यानी कि घरेलू वाटर हीटर है, यह क्या होता है, एक घरेलू उपकरण होता है और इसका यूज़ हम घरेलू उपयोग के लिए पानी गर्म करने के लिए करते हैं। अब देखिए यह कैसे थोड़ा सा वर्क करता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ये क्या करता है कि यह पानी को गर्म करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी को गर्म करने का कई तरीका हो सकता है, लेकिन जो डोमेस्टिक वाटर हीटर या फिर हम बोले इलेक्ट्रिक वाटर हीटर होता है, यह पानी को हीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है। अब इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि मतलब कि हीट, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से हम हीट कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए हम एक हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर हम पानी को ही गर्म करने के लिए एक हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वाटर हीटर की सहायता से गर्म किए जाने वाले पानी का इस्तेमाल हम विभिन्न कार्यों में करते हैं, जैसे घरेलू उपयोग में खाना बनाने के लिए हो गया, स्नान करने के लिए। इसके अलावा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियल में और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी पानी को गर्म करने के लिए हम वाटर हीटर से पानी को गर्म करते हैं, क्योंकि इससे पानी को गर्म करना काफ़ी आसान होता है और पानी को हमको स्टोर करके गर्म करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। अब देखते हैं हम जो डोमेस्टिक वाटर हीटर होता है इसका कंस्ट्रक्शन, कि डोमेस्टिक वाटर हीटर के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। देखिए, बेसिकली जो आपका डोमेस्टिक वाटर हीटर होता है ये कई प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है आपका प्लेट टाइप होता है, एक इमर्सन वाटर हीटर होता है, एक गीजर होता है। गीजर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, सिटीज़ में आप लोगों ने सुना होगा कि गीजर से पानी को गर्म किया जाता है। तो ये वाटर हीटर का ही एक क्या होता है, टाइप्स होते हैं। यहाँ पर हम एक नॉर्मल वाटर हीटर की बात कर रहे हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक पहले देखिए यहाँ पर एक चैम्बर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चैम्बर होता है,
इसके बाद यहाँ पर चैम्बर के बाद भी एक पार्ट होता है, उसको इंसुलेशन बोलते हैं। उसको इंसुलेट इसलिए किया जाता है ताकि जो अंदर का जो टेम्परेचर हो उसको उस पर कोई फ़र्क ना पड़े बाहर के टेम्परेचर से। और यहाँ पर हॉट वाला पॉइंट है और यहाँ पर कोल्ड वाला पॉइंट है, मतलब यहाँ से गर्म पानी बाहर निकलता है और यहाँ से हम ठंडे पानी को अंदर डालते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए एक थर्मोस्टेट लगा है। तो थर्मोस्टेट का क्या काम होता है कि थर्मोस्टेट की सहायता से हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपको चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको पानी टेम्परेचर चाहिए पानी का, तो आप ये थर्मोस्टेट जो यहाँ पर लगा है इसकी सहायता से हम सेट कर देंगे। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही इसका टेम्परेचर होगा, ये क्या करेगा थर्मोस्टेट, ये आपका जो डिवाइस है यहाँ पर इस डिवाइस को क्लोज कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, अब थर्मोस्टेट क्या होता है इसके बारे में आप अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका आपका कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में आपको अगर एग्जाम में आता है तो लिखना क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंटेंट प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर बताएंगे तो आप लोग हो सकता है अपने लैंग्वेज में ना लिख पाएँ, लेकिन यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसको आप लोग देख कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जो बताया है वही यहाँ पर लिखा भी गया है, आप लोग उसको समझ कर भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टोरेज टैंक होता है और इस टैंक में हम क्या करते हैं पानी को स्टोर करते हैं। इसका प्रिंसिपल जो होता है काफ़ी बेसिक होता है, मतलब बहुत ही सरल होता है। इसमें पानी को गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं। अब पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम थर्मोस्टेट का यूज़ करते हैं, जिसकी सहायता से पानी का तापमान जो है आवश्यकता के अनुसार हम सेट कर सकते हैं। और फिर हमने आपको बताया कि जब पानी का तापमान जो है सेट किए हुए ताप पर पहुंच जाता है, तब जो आपका थर्मोस्टेट होता है वो पावर सप्लाई को कट कर देता है। और आपके सिलेबस में दिया है अदर हीटिंग अप्लायंसेस, मतलब कि कुछ हीटिंग के लिए कुछ अलग उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ नाम बता दिए हैं, क्योंकि ताकि आपसे अगर कोई पूछ भी ले कि कुछ हीटिंग अप्लायंसेस के नाम बताइए तो आप लोग बता सके। हीटिंग अप्लायंसेस का मतलब होता है कि हम ऐसा, मतलब कि ऐसे कुछ अप्लायंसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट किया जाता हो हीट में। ठीक है, तो आपका एक तो वाटर हीटर एक बेस्ट एग्जांपल हो गया। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोड बॉयलर होता है, हीट पंप होता है, स्पेस हीटर होता है, रेडिएंट हीटर होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, सोल्डरिंग आयर होता है और इमर्सन हीटर होता है। तो थोड़ा सा एक 1 बाय 1 करके आपको बता देते हैं, नहीं तो आपको ऐसे समझ नहीं पाएंगे कि इलेक्ट्रोड बॉयलर क्या होता है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए जो इलेक्ट्रोड बॉयलर होता है इसका यूज़ हम करते हैं पानी को गर्म करने के लिए, इंडस्ट्री में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। हीट पंप भी इसी प्रकार से होता है। स्पेस हीटर जो होता है, जैसे किसी कमरा हो गया, आपका कोई खाली कमरा हो गया, उसको आपको हीट करना हो तो स्पेस हीटर मतलब किसी स्थान वातावरण को हीट करने के लिए हम स्पेस हीटर का भी यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका होता है रेडिएंट हीटर होता है, ये भी हीट करने का ही कार्य करता है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, ये आप लोग नहीं सुने होंगे। इलेक्ट्रिक टोस्टर में क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक टोस्टर जो होता है इसमें ब्रेड को गर्म किया जाता है, क्योंकि सिटीज़ में क्या होता है ब्रेड, मतलब कि ब्रेड सुबह नाश्ते में ब्रेड को हीट करके, मतलब कि ब्रेड को दोनों तरफ से सेक कर दिया जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक टोस्टर एक डिवाइस होता है जो कि काफ़ी आसानी से ब्रेड को गर्म कर देता है। तो इसमें आप लोग गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक टोस्टर होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें टोस्ट को ही क्या करते हैं हम गर्म करते हैं। इसके बाद आता है आपका सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन आपको पता होगा। इसके बाद होता है इमर्सन हीटर। तो इमर्सन हीटर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस प्रकार से इसे रॉड करके होता है। इसको हम क्या करते हैं पानी में डुबो देते हैं, तो क्या करता है पानी को गर्म कर देता है। तो ये होता है आपका इमर्सन हीटर। तो बेसिकली यही इतना ही एग्जाम में आएगा और आपको इतना ही लिखना होगा जो आपका डोमेस्टिक वाटर हीटर। फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको हम बता देते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक वाटर हीटर के जो 3 टाइप्स होते हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक वाटर हीटर होता है, या फिर आप उसे डोमेस्टिक वाटर हीटर बोल दें, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट करेंगे हीट में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाटर हीटर ही पढ़ेंगे। तो जो आपका इलेक्ट्रिक वाटर हीटर होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है नॉर्मल प्लेट हीटर, दूसरा होता है इमर्सन हीटर और तीसरा होता है गीजर हीटर। जो आपका नॉर्मल प्लेट हीटर होता है इसका यूज़ हम करते हैं कम पानी, मतलब पानी का मात्रा जो होता है स्मॉल होता है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को हीट करने के लिए हम नॉर्मल प्लेट हीटर का
यूज़ करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या होती है, 2 प्लेट होता है, उस प्लेट में ही इलेक्ट्रिक को हम प्रवाहित करते हैं और उसकी सहायता से पानी को गर्म करते हैं। देखिए ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है, मतलब कि अब इसका यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है इमर्सन वाटर हीटर। तो आप लोग यहाँ पर चित्र में इमर्सन वाटर हीटर काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका कॉस्ट जो होता है काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जो आपका इमर्सन वाटर हीटर होता है, इसमें देखो मार्केट में यह 250 वाट से 2 किलोवाट तक इमर्सन वाटर हीटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसमें आप एक चित्र में देख पा रहे होंगे, इसमें भी हम एक हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं, और इसमें जो होता है, इसमें जो कॉइल यूज़ होता है वो यू टाइप का, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें यू टाइप का कॉइल इसमें यूज होता है। इसके बाद देखिए इसमें जो नेक्स्ट है, इसमें आपका होता है गीजर हीटर। गीजर हीटर का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पानी को स्टोर किया जाता है, ठीक है, पानी को स्टोर करते हैं, और इसमें भी एक हीटिंग एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, और इसमें भी क्या होता है, थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट के बारे में आप डिटेल में भी इसका नेक्स्ट टॉपिक है, आपको बता देंगे, समझ में आ जाएगा। थर्मोस्टेट देखिए, इसमें बेसिकली तीन यूनिट होते हैं थर्मोस्टेट में। पहला होता है टेम्परेचर सेंसर यूनिट, और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है आपका आउटपुट, ठीक है। तो तीनों चीज़ें ही इसमें थर्मोस्टेट में इंक्लूड होते हैं। जो आपका गीज़र यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गीज़र की सहायता से पानी को गर्म करते हैं। इसका थोड़ा सा बता देते हैं कैसे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, पानी को स्टोर किया जाता है और एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। थर्मोस्टेट की सहायता से हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं कि किस डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको तापमान चाहिए, और वहाँ से उसके बाद वो इलेक्ट्रिक फ्लो को, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑन कर देते हैं, और जैसे ये टेम्परेचर आपके सेट किए टेम्परेचर पर पहुँच जाता है, थर्मोस्टेट जो होता है वो कंट्रोल यूनिट को एक सिग्नल देता है, और क्या करता है, पूरे डिवाइस को बंद कर देता है, जिस टेम्परेचर पर आपका तापमान जब आपका वाटर जो होता है वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर केवल इतना ही आपको समझना है। तो ये जो आपका डोमेस्टिक वाटर हीटर हो गया, इसके 3 टाइप हमने आपको बताया, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और ये कैसे वर्क करता है, और एप्लीकेशन भी बता दिया कि आपका अंतरिक्ष में इसका उपयोग होता है, इंडस्ट्रीज़ में उपयोग होता है, और डोमेस्टिक कार्य के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप इतना ही लिख देते हैं एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंडक्शन हीटिंग मतलब कि प्रेरण तापन। तो ये जो इंडक्शन हीटिंग होता है ये रेजिस्टेंस हीटिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये इंडक्शन हीटिंग है तो यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहने का मतलब इंडक्शन हीटिंग में फैराडे का नियम लागू होता है। तो अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो इंडक्शन हीटिंग जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मेटल को हम एडी करंट के हेल्प से हीट करते हैं, और इसीलिए इसको एडी करंट हीटिंग भी कहा जाता है। आप लोगों ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पढ़ा होगा, या फिर फैराडे का नियम आपने जरूर पढ़ा होगा। उस नियम में यही है कि जब हम मतलब कि किसी मेटल में करंट को प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उस मेटल को जब कट करता है तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और उस ईएमएफ की वजह से एक करंट फ्लो होता है, इसे एडी करंट बोलते हैं। ये तो नॉर्मली चीज़ है, आप लोगों को पता ही होगा, एडी करंट फ्लो होता है। तो जो एडी करंट यहाँ पर होता है उसका कोई यूज़फुल वर्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो एडी करंट होता है उस मेटल को हीट के फॉर्म, मतलब कि वो जो एडी करंट होता है उस मेटल को हीट करने का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्शन हीटिंग जो होता है वो फैराडे का नियम या फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत का उपयोग करता है, और उसकी सहायता से एडी करंट उत्पन्न होता है, और जो एडी करंट उत्पन्न होता है उसी से क्या होता है, आपका जो मटेरियल होता है, जो मेटल वर्कपीस होता है, जो चार्ज होता है वो गर्म हो जाता है। तो इंडक्शन हीटिंग जो होता है इसका प्रयोग हम जो मेटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो हो सकता है उस प्रकार के मटेरियल्स को गर्म करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर आपको हम चित्र के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इंडक्शन हीटिंग एक्चुअली काम कैसे करता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक मेटल वर्क पीस लिया है और इसके ऊपर कॉइल को लपेट दिया है। अब जो यहाँ पर कॉइल है वो कॉपर का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी हीट प्रोसेस में जिस मटेरियल को हम हीट करते हैं उसे चार्ज बोलते हैं, तो यहाँ हम जो मेटल वर्क पीस है उसको हम चार्ज भी बोल सकते हैं। अब देखिए जो मेटल वर्क पीस है उसके ऊपर कॉइल लपेटा गया है। अब कॉइल के अलॉन्ग हम एसी सप्लाई देते हैं,
तो जो वहाँ पर एसी सप्लाई जब देते हैं तो आपको पता है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है उसका नेचर जो होता है वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। और जब हम जो फ्लक्स है वो मेटल वर्क पीस को कट करता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो मेटल वर्क पीस है और जो फ्लक्स जनरेट हुए दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, तो उस मेटल में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो ईएमएफ के कारण क्या होता है, मेटल में एक करंट फ्लो होता है और इसे ही हम बोलते हैं एडी करंट। अब देखिए यहाँ पर जो एडी करंट उत्पन्न हुआ है इसका कोई यूज़फुल वर्क नहीं होता है, इसलिए यह एडी करंट जो होता है इसका ये हीट के फॉर्म में आ जाता है, और इस वजह से हमारा जो मेटल वर्क पीस जिसे हम हीट करना चाहते थे वो हीट हो जाता है। तो इस तरह से हम एडी करंट की सहायता से मेटेलिक मटेरियल, मतलब कि जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सके, उस प्रकार के मटेरियल को हीट करते हैं, इसलिए इसे एडी करंट हीटिंग भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो इंडक्शन हीटिंग होता है इसका आजकल बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, अब हम उसको देख लेते हैं। देखिए अगर इसके हम एडवांटेज की बात करें तो इसके पहले हमने अभी आपको बताया कि जो वो रेजिस्टेंस हीटिंग जो होता है उसमें भी क्या करते हैं, हम किसी न किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, लेकिन इन सब की तुलना में हम इंडक्शन हीटिंग के जो होते हैं उसके काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि इसमें शॉर्ट टाइम यानी कि कम समय लगता है। कहने का मतलब इंडक्शन हीटिंग की सहायता से हम किसी भी वस्तु को डायरेक्ट गर्म कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, जो हीटिंग में समय लगता है और जो बाहर जो कुछ जो हीट होता है वो बाहर चला जाता है, इससे क्या होता है, इससे समय की कमी होती है, मतलब कम समय में ही हम वस्तु को हीट कर सकते हैं। और इसका जो इफिशियंसी होता है वो 19% होता है, 90% मतलब 90% होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जिस भी मटेरियल को हमको हीट करना होता है उसको तो हम डायरेक्ट हीट करते हैं, इससे क्या होता है, जो हीट होता है वो बर्बाद नहीं होता है। और अगला होता है इसमें इसका एडवांटेज है बेटर कंट्रोल। कहने का मतलब जो इंडक्शन हीटिंग है इसमें हम तरह तरह के फीचर आसानी से जोड़कर उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। और ये जो है, जो आपका इंडक्शन हीटिंग होता है यह जो होता है बिल्कुल साफ़ और क्लीन होता है। कहने का मतलब इसमें किसी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि इसमें वस्तु को सीधे गर्म किया जाता है और किसी भी प्रकार का ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्शन हीटिंग क्या होता है। अब इसमें देखिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रोवेव हीटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि सूक्ष्म तरंग तापन की कार्यविधि, संरचना एवं उसके एप्लीकेशन को बताइए। ठीक है, तो देखिए जो माइक्रोवेव हीटिंग होता है, माइक्रोवेव का मतलब है सूक्ष्म तरंग, हीटिंग का मीनिंग होता है तापन। ठीक है, तो जो सूक्ष्म तरंग तापन अगर हम बात करें तो आप लोगों ने इस प्रकार का माइक्रोवेव ओवन जरूर देखा होगा। तो जो माइक्रोवेव ओवन होता है ये माइक्रोवेव हीटिंग का ही एक एग्जाम्पल है। इसी के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है कि माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो माइक्रोवेव हीटिंग होता है ये क्या करता है, ये माइक्रोवेव रेडिएशन की सहायता से किसी भी फूड या किसी भी पदार्थ को गर्म करता है। ठीक है, तो यानी कि माइक्रोवेव हीटिंग में हम माइक्रोवेव रेडिएशन की सहायता से किसी भी फूड या सब्सटेंस को उसको हम हीट करते हैं। माइक्रोवेव हीटिंग जो होता है एक कॉमन मेथड होता है फूड को पकाने के लिए या उसको फिर से हीट करने के लिए। इसका यूज जो है घरों में और कमर्शियल में भी किया जाता है। जो माइक्रोवेव हीटिंग होता है, ये जो माइक्रोवेव हीटिंग यहाँ पर बात की जा रही है इसमें माइक्रोवेव वर्ड आया है। तो जो माइक्रोवेव है ये माइक्रोवेव जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होते हैं, जिसकी सहायता से फूड या फिर किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाता है। यहाँ पर फूड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माइक्रोवेव हीटिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन का यूज जो होता है फूड को हीट करने के लिए ही किया जाता है। अब जो आपका माइक्रोवेव ओवन है ये इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये जनरेट करते हैं, एक माइक्रोवेव जनरेट करते हैं जिसका वेवलेंथ जो होता है 1 mm से 0.1 m तक होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। यानी कि इतना आपको समझ में आ गया। यानी कि जो माइक्रोवेव हीटिंग होता है इसकी सहायता से हम किसी भी पदार्थ या फूड को गर्म करते हैं। माइक्रोवेव हीटिंग में और कुछ नहीं होता, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इसका यूज़ हम घरों में और कमर्शियल में करते हैं, कमर्शियल पर्पज़ से करते हैं। और जो माइक्रोवेव ओवन्स होता है उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है ताकि यह जनरेट कर सके माइक्रोवेव का, जिसकी वेवलेंथ जो होती है 1 mm to 0.1 m और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। ठीक है, अब देखिए जो आपका माइक्रोवेव होता है, यानी कि जो माइक्रोवेव होता है इसका यूज़ हम जनरली रडार में करते हैं, ट्रांसमिशन टावर में या फिर माइक्रोवेव ओवन में।
तो अभी आगे इसके हम 2 एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन इसका है माइक्रोवेव ओवन, इसके अलावा एक और एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए माइक्रोवेव हीटिंग में क्या होता है, फिर हम कहें माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है। जो हीट जनरेट किया जाता है ये क्या जो हीट जनरेट होता है उसमें यानी कि माइक्रोवेव रेडिएशन की मदद से हम फूड में उसको यानी कि जो माइक्रोवेव रेडिएशन है उसको डायरेक्ट फूड के कांटेक्ट में लाते हैं, तो क्या होता है फूड आपका हीट हो जाता है। कहने का मतलब है जो माइक्रोवेव हीटिंग होता है यानी कि माइक्रोवेव हीटिंग में माइक्रोवेव रेडिएशन को डायरेक्ट क्या करते हैं फूड के कांटेक्ट में लाते हैं। बाकी जो हीटिंग के अदर मेथड होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे आपका स्टोव हो गया, उसमें आपका हीटिंग के अन्य मेथड जैसे कि चालन हो गया, संवहन हो गया, इन सब माध्यम से होता है। इसलिए क्या होता है माइक्रोवेव ओवन में आप लोग देखे होंगे कोई भी आप फूड को हीट करना चाहते हैं तो जैसे ही आप मतलब कि माइक्रोवेव ओवन में उस पदार्थ को रखते हैं थोड़ी ही देर में वो पदार्थ बहुत जल्दी हीट हो जाता है। क्यों हीट हो जाता है? क्योंकि जो माइक्रोवेव रेडिएशन है डायरेक्ट बिल्कुल फूड के कांटेक्ट में आता है, फूड के कंसंट्रेटेड में आता है, इसलिए वह जल्दी से हीट हो जाता है। और यही चीज़ जो होता है माइक्रोवेव हीटिंग को एक एफिशिएंट और जल्दी मतलब कि यूज़ करने वाला ये वो बनाता है। यानी कि जो माइक्रोवेव हीटिंग होता है या किसी भी फूड को या फिर किसी भी सब्सटेंस को पदार्थ को बहुत ही जल्दी से हीट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इट कैन रैपिडली रेज द टेम्परेचर ऑफ द फूड आइटम, यानी जैसे कि जो फूड आइटम होता है आपका वो बहुत जल्दी से हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो माइक्रोवेव हीटिंग में जो माइक्रोवेव रेडिएशन होता है वो डायरेक्ट फूड के कॉन्टैक्ट में आता है। अब जो चीज़ आपको यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कंडक्टिव हीटिंग में क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं बगल से क्या है मतलब कोई पदार्थ मतलब कि हीट है उसका मतलब हीट जो ट्रांसफ़र होकर आपके यहाँ पर इस ट्यूब में आ रहा है। जबकि माइक्रोवेव हीटिंग में क्या होता है, यहाँ पर आपको कुछ पदार्थ रखे हीट करने के लिए ये डायरेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में आता है। इसलिए क्या होता है माइक्रोवेव हीटिंग में क्या होता है जो भी आप फूड को या फिर जो भी सब्सटेंस पदार्थ को आप हीट करना चाहते हैं वो जल्दी से हीट हो जाता है कंडक्टिव हीटिंग की तुलना में। अब बात करते हैं माइक्रोवेव हीटिंग के क्या इसके अनुप्रयोग हैं। ठीक है, तो देखिए माइक्रोवेव हीटिंग जो होता है सबसे एफिशिएंट होता है और फूड हो गया कुछ भी हो गया उसको बहुत ही जल्दी से यानी क्विक मतलब कि जल्दी से इसको हीट करता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है हाउस होल्ड यानी कि घरों में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है घरों में भोजन को फूड को हीट करने के लिए। अगर इसके हम अलग और इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पर माइक्रोवेव हीटिंग का जो है कुकिंग और हीटिंग फूड के अलावा बहुत से एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप हो गया यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग में इसका उपयोग किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाता है, केमिकल सिंथेसिस में, पॉलीमर प्रोसेसिंग में, मेडिकल एप्लीकेशन में, एनवायरमेंटल एंड रेमिडिएशन में माइक्रोवेव हीटिंग का यूज़ किया जाता है। अब अगर हम माइक्रोवेव हीटिंग के इसके एक एप्लीकेशन की बात करें जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं माइक्रोवेव ओवन होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो माइक्रोवेव ओवन जो है आपका एक किचन अप्लायंसेस है यानी कि किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला उपकरण है जो कि फूड को पकाने गर्म करने के लिए माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज़ करता है। यह जो होता है एक कन्वीनियंट और पॉपुलर अप्लायंसेस है जो कि बहुत से हाउस होल्ड यानी कि घरों में और बहुत से इस्टेब्लिश यानी कि जहाँ पर फूड का काम होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। इसमें देखिए एक मैग्नेट्रॉन लगा होता है, यहाँ पर भी आपको चित्र में दिखाएंगे। इसमें एक मैग्नेट्रॉन लगा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या होता है एक मैग्नेट्रॉन लगा होता है जो कि क्या करता है जो कि यही जो मैग्नेट्रॉन होता है इसमें यही क्या करता है माइक्रोवेव को उत्पन्न करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज होती है। अब माइक्रोवेव यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ये पूरे चैम्बर में यानी कि जो आपका माइक्रोवेव यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरे चैम्बर में ट्रेवल करता है और ये क्या होता है फूड से इंटरेक्ट होता है और जब ये फूड से इंटरेक्ट होता है आपका फूड जो होता है वो हीट हो जाता है। देखिए माइक्रोवेव जो ओवन होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। उसमें आपका एक मैग्नेट्रॉन होता है, मैग्नेट्रॉन क्या करता है माइक्रोवेव रेडिएशन को जनरेट करता है। एक कंट्रोल पैनल होता है और भी बहुत से इसमें उपकरण लगे होते हैं जो कि सेफ्टी के लिए होते हैं। यहाँ पर इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक माइक्रोवेव का चित्र है। इसी टाइप का चित्र अगर आप डायग्राम में बना सकते हैं तो बना दीजिएगा, बाकी नहीं तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उन सारे कंपोनेंट का नाम हेडिंग बनाकर आपको लिखना है। इसमें एक कुकिंग चैम्बर होता है, जो कुकिंग चैम्बर होता है इसमें क्या होता है माइक्रोवेव जो होता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है ये यहाँ पर इसके अंदर ट्रेवल करता है और कुकिंग चैम्बर में ही फूड को रखा जाता है। इसमें एक वेव गाइड होता है, फिर
कैविटी मैग्नेट्रॉन, यही हमने बताया यहाँ पर ये जो मैग्नेट्रॉन लगा है छोटा सा, यही क्या करता है, माइक्रोवेव को जनरेट करता है। और सेफ्टी के लिए इसमें कैपेसिटर लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये सब इलेक्ट्रिक सप्लाई के पर्पज़ से लगे होते हैं। इसमें और भी सारे कई कंपोनेंट लगे होते हैं जो कि सेफ्टी पर्पज़ से होते हैं। और आजकल तो डिजिटल माइक्रोवेव ओवन भी आने लगा है, ठीक है, जिसका मतलब सेंसर होता है, उसमें आप उसको सेंसर के द्वारा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका माइक्रोवेव ओवन होता है। इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो कि माइक्रोवेव ओवन को चलाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया, तो एग्जाम में आएगा तो माइक्रोवेव ओवन के बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो माइक्रोवेव ओवन हो गया आपका कुकिंग के लिए क्विक एंड एफिशिएंट मेथड है जो कि इसे पॉपुलर बनाता है। अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है और वेरियस फील्ड में इसके क्या एप्लीकेशन है। देखिए डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है आपका, जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है आपका, अभी तक हम जो भी आप इलेक्ट्रिक हीटिंग के मेथड पढ़े होंगे उसमें हमने कंडक्टिंग मटेरियल को हीट करने के प्रोसेस को समझा था कि कैसे कंडक्टिंग मटेरियल को हम हीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है इसकी सहायता से हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हीट करते हैं। देखिए जो आपका इसको डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग को अगर एग्जाम में आएगा इसको लिखा जाएगा परावैद्युत तापन। तो हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ के जाना है कि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है तो इसका हिंदी क्या आएगा, ठीक है। तो जो परावैद्युत तापन है इसको हम हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ होता है। जो परावैद्युत तापन है आपका डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है, इसका यूज़ हम करते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यानी कि इंसुलेटर, जैसे कि वुड हो गया, लकड़ी, प्लास्टिक, केरामिक, इन सभी पदार्थों के हीटिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जो कि हीटिंग के अदर मेथड की सहायता से ईजिली एंड यूनिफॉर्मली हीट नहीं होते, यानी कि अगर हम इन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हीट करने के लिए हीटिंग के अदर मेथड को यूज़ करते हैं तो यह ईजिली और नॉर्मली हीट नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का एक सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में चूंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि माइक्रोवेव की सहायता से फूड को गर्म करते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली वहां पर देखेंगे तो वहां पर भी डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि वहां पर हम फूड वगैरह को हीट कर रहे हैं तो फूड वगैरह तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में ही आते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में के एप्लीकेशन में आप माइक्रोवेव ओवन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग को हम हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सप्लाई हम यूज़ करते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। अब डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है इसका यूज़ हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लाइक इंसुलेटर जैसे वुड, प्लास्टिक, केरामिक, इन सभी को हीट करने के लिए करते हैं, क्योंकि जो हीटिंग के अदर मेथड होते हैं उसकी सहायता से हम इन पदार्थों को आसानी से हीट नहीं कर सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का एक नॉर्मल जो एप्लीकेशन है वो है माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव ओवन में डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का ही यूज़ होता है। इसके बाद देखिए डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग कैन ओनली बी यूज्ड फॉर हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ केवल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के हीटिंग के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग ये समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का क्या सिद्धांत होता है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है इसमें हम केवल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखिए डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में होता क्या है, इस मेथड में हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि जो भी मटेरियल को हम हीट करना चाहते हैं उसको हम दो इलेक्ट्रोड के बीच प्लेस करते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रोड के बीच रखते हैं और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो कि हाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, उसके क्रॉस में हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लगाते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मेथड में क्या होता है, जो भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसको हम दो इलेक्ट्रोड के बीच में रखते हैं और एक हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग वोल्टेज को उसके क्रॉस लगाते हैं। उसकी सहायता से हम जो भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसको हम हीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, तो अभी हमने यहाँ पर आपको जो बताया तो यही आपको डायग्राम आपको चित्र में बनाना है अगर एग्जाम में आता है डायग्राम, ठीक है। अगर बोलेगा डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग तो आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नॉन कंडक्टिंग वर्क पीस है, यानी कि ये वो ऐसा मटेरियल है, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसको हम हीट करना चाहते हैं। इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड की सहायता से RF सोर्स यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसको कनेक्ट करते हैं और ये क्या होता है, हीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमने जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात की, यानी कि जो दो इलेक्ट्रोड के बीच इस प्रकार से दो इलेक्ट्रोड के बीच जो हम ये मटेरियल यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, जो ये मटेरियल यूज़ करते हैं ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ भी डाई इलेक्ट्रिक हो सकता है,
जैसे कि यहाँ पर आपका ये लकड़ी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो डाई इलेक्ट्रिक होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इसमें नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉसिबल ही नहीं है, अगर ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं होगा। तो जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन मटेरियल को हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे होता क्या है, इनके जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल होते हैं उसमें होता क्या है, डाई इलेक्ट्रिक लॉस होता है, और इस डाई इलेक्ट्रिक लॉस की मदद से क्या होता है, ये जो मटेरियल होते हैं ये हीट हो जाते हैं। तो ये आपका डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रिंसिपल था। तो अगर एग्ज़ाम में आता है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग तो यही आपको लिखना होगा कि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग होता क्या है और इसका सिद्धांत क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के एप्लीकेशन है। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज क्या है, यह अधिक कॉस्टली नहीं होता है और अन्य इलेक्ट्रिक हीटिंग के तकनीक के विपरीत यह एक समान यानी कि यूनिफॉर्म हीटिंग प्रोवाइड करता है। इसमें हीटिंग के लिए कम समय लगता है, इसमें हम ताप को कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से, और इसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, और कंट्रोलेबल एंड प्रिसाइज हीटिंग यानी कि जितना हीटिंग हम चाहते हैं उतना इसमें जनरेट कर सकते हैं। ये थे डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के क्या एप्लीकेशन है, तो इसके एप्लीकेशन की बात करें, इसका यूज़ किया जाता है फूड प्रोसेसिंग में, यानी कि खाद्य उद्योग में विभिन्न अनुप्रयोग के लिए हम डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम परावैद्युत तापन का प्रयोग जो होता है मटेरियल के ड्राइंग, क्यूरिंग और सामग्री को यानी कि मटेरियल को जोड़ने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है वुड ड्राइंग एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसका लकड़ी उद्योग में क्या होता है, लकड़ी के उत्पादों को सुखाने के लिए हम डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ करते हैं। इसका एक अन्य एप्लीकेशन है मेडिकल एप्लीकेशन। तो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपचारों में डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ किया जाता है। तो अब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग टाइप्स एंड एप्लीकेशन। तो जो आपका इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग होता है इसको हम आर्क हीटिंग या फिर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में आता है इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग तो आप इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो कि दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट आर्क फर्नेस और इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग होता है यह हीटिंग का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम विभिन्न एप्लीकेशन के लिए हीट जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क, यहाँ पर एक वर्ड है इलेक्ट्रिक आर्क, इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके पहले आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस हीटिंग, तो रेजिस्टेंस हीटिंग का बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग, ठीक है, उसमें हम रेजिस्टेंस की सहायता से हीट जनरेट करते हैं और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ होता है हीट को जनरेट करने के लिए। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोड होता है, उसके बीच क्या होता है इलेक्ट्रिक आर्क बनता है। जो इलेक्ट्रिक आर्क बनता है यह हाई टेम्परेचर को जनरेट करता है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग होता है यह रेजिस्टेंस हीटिंग का एक स्पेशल फॉर्म होता है। आप समझ सकते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग के जैसा ही ये होता है। अब जो ये आपका इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग होता है इसका यूज जो होता है यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज जो होता है मेटल को मेल्ट करने के लिए। अब वो मेटल चाहे फेरस हो या नॉन फेरस हो, उस प्रकार के मेटल को हम मेल्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग का यूज़ करते हैं। और इसके लिए क्या होता है हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है जो कि इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग में आसानी से जनरेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग के टाइप की। तो इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग जो आपका होता है ये दो टाइप का होता है। पहला होता है डायरेक्ट आर्क हीटिंग, जिसको आप डायरेक्ट आर्क फर्नेस भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, इसको हम इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली आपको जिसके एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन में, तो इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग का यूज़ ही आर्क फर्नेस के तौर पर किया जाता है और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग का यूज़ हम इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस के तौर पर करते हैं। ये दोनों जो आर्क फर्नेस हैं बिल्कुल रेजिस्टेंस हीटिंग की तरह है। जैसे वहाँ पर आपने पढ़ा था डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी है। अब बात करते हैं डायरेक्ट आर्क हीटिंग या डायरेक्ट आर्क फर्नेस। अब यहाँ पर आप डायग्राम को देख सकते हैं डायरेक्ट आर्क हीटिंग का। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक देखिए
3 इलेक्ट्रोड हैं, यहाँ पर आपको 3 इलेक्ट्रोड दिख रहे होंगे। और ये यहाँ पर ऊपर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्लैग है, यानी कि हीटिंग होने के बाद जो मेटल मेल्ट होने के बाद जो उसमें अशुद्धियाँ रहती है वो स्लैग के रूप में ऊपर आ जाती हैं। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये आपका मोल्टन स्टील स्क्रैप, यानी कि इस पदार्थ को हमको गर्म करना है। यहाँ से ये एयर इंटर करने के लिए है। और ये ग्रेफाइट की यहाँ पर तीन इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या है कि इस इलेक्ट्रोड की सहायता इसमें क्या करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं। और इसकी सहायता से क्या होता है, इसमें एक आर्क जनरेट होता है। यहाँ पर आप आर्क को देख पा रहे होंगे, ये आर्क जनरेट होता है। और इस आर्क की सहायता से ये जो भी आप पदार्थ को हीट करना चाहते हैं वो हीट हो जाता है। और इसकी अशुद्धियाँ जो होती हैं ये ऊपर आ जाती हैं। ये जो अशुद्धियाँ ऊपर आ जाती हैं, इस यहाँ पर एक डोर लगा है, स्लाइड रिमूव फ्रॉम सरफेस थ्रू डोर। इस डोर को हम हटा देते हैं, इसमें अशुद्धियाँ जो होती हैं वो बाहर निकल आती हैं। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसकी यहाँ से क्या करते हैं हम, जो भी आप शुद्ध स्टील को जो मेल्ट करना था यहाँ से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो डायरेक्ट आर्क हीटिंग जो होता है कुछ इस प्रकार से ये वर्क करता है। अब बात आती है इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग की। तो जो आपका इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग बोले या फिर इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फर्नेस जिसमें 2 इलेक्ट्रोड के बीच आर्क को स्ट्राइक करके, यानी कि इसमें अभी तक क्या था, अभी तक इसमें हमने देखा तो 3 इलेक्ट्रोड का यूज़ किया था, जो कि क्या था, हीट जो भी पदार्थ हमको हीट करना था, मेल्ट करना था, वो डायरेक्ट इसके संपर्क में आया था, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो भी पदार्थ हम हीट करना चाहते हैं वो इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर अभी देखेंगे आप, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फर्नेस जिसमें 2 इलेक्ट्रोड के बीच आर्क को स्ट्राइक करके हीट को हम उत्पन्न करते हैं और फिर गर्म करने के लिए चार्ज में ट्रांसफ़र करते हैं। हमने आपको बताया डायरेक्ट में क्या था, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा था, यहाँ पर हम उसको हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, तब जाके आपका इनडायरेक्ट हीटिंग प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो इनडायरेक्ट देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में इलेक्ट्रिक जो आर्क जनरेट होता है वो चार्ज वर्ड यहाँ पर यूज कब किया जाता है, जो भी पदार्थ को हम हीट करते हैं उसको बोलते हैं चार्ज, ठीक है। तो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में होता क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क जो है चार्ज के संपर्क में नहीं आता है, लेकिन हीट को इलेक्ट्रिक आर्क से हम रेडिएशन के माध्यम से चार्ज के ऊपरी सरफेस तक और चालन के माध्यम से ऊपरी सरफेस से चार्ज के निचली सरफेस तक ट्रांसफर करते हैं। अभी आपको एक डायग्राम दिखाएंगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रोड का यूज किया गया है। 2 इलेक्ट्रोड के बीच स्ट्राइक करने से यहाँ पर क्या जनरेट होता है, बीच में आर्क जनरेट होता है। अभी जो आर्क जनरेट होता है ये आर्क में इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये जो टेम्परेचर होता है और यहाँ पर आपका चार्ज रखा है, ठीक है, इसमें आपका ये चार्ज रखा है। अब ये डायरेक्ट आपके आर्क के संपर्क में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्क जनरेट होता है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ये रेडिएशन के माध्यम से चार्ज की ऊपरी सतह को गर्म कर देता है। अब जब चार्ज का ऊपरी सतह गर्म हो जाता है तब ये कंडेंसन यानी कि संवहन के माध्यम से ऊपरी सतह से निचली सतह भी क्या होता है, पूरी तरह से हीट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस या इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। इसमें जो आपका चार्ज होता है वो डायरेक्ट आर्क के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, जबकि जो डायरेक्ट आर्क हीटिंग होता है ये डायरेक्ट आर्क के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है। तो आपको इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग समझ में आ गया होगा और यही डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाना है। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ आर्क फर्नेस, यानी कि आर्क भट्टियों की क्या एप्लीकेशन है, क्या अनुप्रयोग है, ठीक है। जो आपका डायरेक्ट आर्क फर्नेस होता है उसमें जो टेम्परेचर जो हमको प्राप्त होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राप्त होता है, इसलिए हम इसका उपयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर उच्च गलनांक वाली धातुओं को पिघलाना हो। और इसके अलावा इसका उपयोग हम स्टील के उत्पादन में करते हैं। जो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस होता है उसमें जो टेम्परेचर हमको प्राप्त होता है वो कम होता है, अतः इसका उपयोग हम कम गलनांक वाली धातुओं जैसे पीतल हो गया, तांबा, कांसा आदि को पिघलाने में करते हैं। तो ये था आपका जो टॉपिक था आर्क फर्नेस। ये भी का टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्क फर्नेस क्या होता है, ठीक है, आर्क फर्नेस का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, इसकी कौन कौन से टाइप है, सब कुछ हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग होता क्या है, इसके टाइप में दो फर्नेस होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले आएगा तो आपको ये डायग्राम बनाना है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसमें होता क्या है, एक इस प्रकार के डिब्बे टाइप कैसे ये होता है, इसमें 3 इलेक्ट्रोड होता है और इधर से हम अशुद्धियों को अब बाहर कर देते हैं और जो भी पदार्थ को हमको मेल्ट करना होता है इधर से हम ले लेते हैं। और ये क्या होता है, गैप एयर को मतलब कि इंटर करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखा जाता है और ये चार्ज होता है, आपका 3 इलेक्ट्रोड होता है और यहाँ से पावर सप्लाई हम देते हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी डायग्राम है, आपको समझ लेना है। और इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट वाला और भी ईजी है, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है इंफ्रारेड हीटिंग, यानी कि अवरक्त तापन
और इसके एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए जो इंफ्रारेड हीटिंग है, इंफ्रारेड हीटिंग अवरक्त तापन, तो इंफ्रारेड जो हीटिंग है, हीटिंग की एक ऐसी विधि होती है जो आसपास यानी कि जो उसके आसपास के जो कि एयर है वहाँ की हवा को गर्म करने के बजाय ये सीधे वस्तुओं या सतहों पर हीट ट्रांसफ़र के लिए इंफ्रारेड विकिरण का यूज़ करती है। कहने का मतलब है जो इंफ्रारेड हीटिंग है, जहाँ से ये जनरेट होता है, जहाँ से उत्पन्न होता है, ये डायरेक्ट किसी न किसी कॉन्टैक्ट से किसी न किसी पदार्थ से जाकर टकराता है और उस पदार्थ को डायरेक्ट गर्म करता है। ऐसा नहीं है कि यानी कि जैसे कि यहाँ से अगर ये मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से क्या है, हम इंफ्रारेड रेडिएशन को जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पर कोई पदार्थ रखा है, ठीक है, तो इस ये डायरेक्ट क्या करेगा, इसको क्या करेगा, हीट करेगा, लेकिन इसके संपर्क में जो भी चीज़ें आएगी वो भी हीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका इंफ्रारेड हीटिंग। तो इंफ्रारेड हीटिंग की एक ऐसी विधि है जो आसपास की हवा को गर्म करने के बजाय सीधे वस्तुओं या सतहों पर हीट ट्रांसफ़र के लिए इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग करती है। जो आपका इंफ्रारेड विकिरण क्या है, यह एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक रूप होता है जिसका तरंग दैर्घ्य जो है यानी कि वेवलेंथ जो है दृश्य प्रकाश से अधिक लेकिन रेडियो तरंगों से कम होती है। अब बात आती है कि इंफ्रारेड हीटिंग जो है आपका कैसे काम करता है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। बहुत ही ईजी सा लैंग्वेज में लिखा गया, एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इंफ्रारेड विकिरण, इंफ्रारेड हीटर जो है, इसमें एक इंफ्रारेड हीटर अभी आपको दिखाएंगे कि इंफ्रारेड हीटर किस टाइप से दिखता है। ये आपका इंफ्रारेड हीटर है। ठीक है, जो इंफ्रारेड हीटिंग होती है उसमें इंफ्रारेड हीटर इंफ्रारेड विकिरण उत्पन्न और उत्सर्जित करते हैं, जिसमें क्या होता है, अदृश्य प्रकाश तरंगें होती हैं जो उष्मा ऊर्जा को कैरी करती हैं, ले जाती हैं। इंफ्रारेड विकिरण जो है हवा को बिना अधिक गर्म किए उसके माध्यम से यात्रा करने में सक्षम है जब तक कि वह किसी वस्तु से टकरा न जाए। कहने का मतलब है इसमें एक इंफ्रारेड विकिरण होता है जो कि इंफ्रारेड विकिरण को उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है, अदृश्य प्रकाश तरंगें होती हैं जो उष्मा ऊर्जा को ले जाती है। ये क्या करता है, जब इंफ्रारेड हीटर से इंफ्रारेड विकिरण जनरेट होता है तो यह डायरेक्ट किसी न किसी वस्तु से टकराता है और उस वस्तु को क्या करता है, गर्म कर देता है। इसके बाद देखिए अवशोषण और रूपांतरण। ठीक है, जो इंफ्रारेड विकिरण यानी कि जो अवरक्त विकिरण है, जब किसी वस्तु या सतह पर पहुंचता है तो यह सामग्री द्वारा, जो भी मटेरियल होता है उसके द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित जो ऊर्जा होती है वो वस्तु के भीतर अणुओं को कंपन करने का कारण बनती है, जिससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है। और पारंपरिक हीटिंग विधियों के विपरीत जैसे संवहन हीटिंग हो गया और मुख्य रूप से जो आसपास की हवा को गर्म करती है, लेकिन जो इंफ्रारेड हीटिंग है ये सीधे अपने रास्ते में वस्तुओं या सतहों को गर्म करती है। ठीक है, अब देखिए इसमें रेडिएंट हीट ट्रांसफ़र क्या है, कैसे काम करता है, इसका एक टॉपिक है रेडिएंट हीट ट्रांसफ़र। अब देखिए जब मतलब कि जिस भी पदार्थ या जिस भी मतलब मटेरियल से ये टकराती है उसको हीट करने के बाद हीट उसका ट्रांसफ़र भी होता है। यहाँ पर देखिए एक बार जब वस्तु या वह सतह अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है और गर्म हो जाती है तो यह अपने स्वयं के इंफ्रारेड विकिरण का उत्सर्जन करती है, जो रेडिएंट हीट ट्रांसफ़र नामक प्रक्रिया के माध्यम से गर्मी को आसपास यानी गर्मी यहाँ पर यानी कि हीट को आसपास के वातावरण में स्थानांतरित करती है। यह गर्म वस्तु को आसपास के स्थान या निकटता में अन्य वस्तुओं को गर्म करने की अनुमति देती है। ठीक है, ये आपका है यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंफ्रारेड हीटर है। इसकी सहायता से इंफ्रारेड यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जनरेट किया जाता है इसकी सहायता से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एग्जाम में लिखने के लिए, या फिर अपने कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड हीटिंग यानी कि अवरक्त हीटिंग का एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहला इसका एप्लीकेशन है खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग में और कृषि आधारित विभिन्न प्रकार के उद्योगों में सुखाने, उबालने और पकाने आदि कार्यों के लिए, शॉपिंग मॉल स्टोरों के आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए, रेस्टोरेंट में फूड स्टॉलों में खाद्य सामग्री खासकर मीट से बने सामानों को गर्म करने के लिए, रेस्टोरेंट फूड स्टॉलों में खाद्य सामग्री खासकर मीट से बने सामानों को गर्म करने के लिए। इसके बाद प्लास्टिक उद्योगों में प्लास्टिक को गर्म करने के लिए तथा वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका इंफ्रारेड हीटिंग। तो यही टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग चैप्टर में लास्ट था। इसके अलावा अब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वाला एक क्लास आएगा, उसमें हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इस मैराथन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।